बहुत पुरानी बात है। तिब्बत में एक बौद्ध आश्रम था जिसमें एक बौद्ध गुरु के सानिध्य में कुछ शिष्य रहा करते थे। सभी शिष्य नियमित रूप से अपने गुरु से ज्ञान लेते थे और अलग अलग क्षेत्रों में भिक्षाटन के लिए जाया करते थे। उन सभी शिष्यों में एक नया शिष्य था जो भिक्षाटन के समय इस बात में ज्यादा रुचि लेता था कि किस घर परिवार में क्या चल रहा है, किस परिवार में कौन सी राजनीति और कौन सी कूटनीति चल रही है। लेकिन पुराने शिष्यों का पूरा ध्यान भिक्षाटन पर होता था। उन्हें किसी राजनीति और कूटनीति से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जब तक दुनिया रहेगी राजनीति और कूटनीति तो चलती रहेगी। एक दिन बौद्ध गुरु की ज्ञान सभा चल रही थी। उसमें वह अचानक नया शिष्य खड़ा हुआ और बोला, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है जो संघ में आने से पहले भी था और अब भी है, और समय समय पर यह प्रश्न मुझे विचलित करता रहता है। कृपया करके इस प्रश्न का उत्तर देकर आप मुझे इस प्रश्न के भ्रम से बाहर निकालें। तब गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि हमारा तो काम ही है किसी भी शिष्य के मन में उठ रहे प्रश्नों की जिज्ञासा को शांत करना। लेकिन पहले बताओ तो कि तुम्हारा प्रश्न क्या है। गुरुदेव, मैं भले ही इस आश्रम में रहता हूँ, लेकिन इस जगत में हो रहे सांसारिक व्यवहारों से अछूता नहीं हूँ। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज घर परिवार और समाज के सभी संबंधों में हर एक आदमी प्रेम और व्यवहारिक स्तर पर एक दूसरे से असंतुष्ट क्यों है, और इसका सबसे ज्यादा असर पति पत्नी के संबंधों में ही देखने को क्यों मिलता है। पति और पत्नी को हमेशा एक दूसरे से यही शिकायत होती है कि हम जितना उससे प्रेम करते हैं वो हमसे क्यों नहीं, हम जितना उसका ख्याल करते हैं वो हमारा क्यों नहीं। यह संशय सभी संबंधों को न केवल कमजोर बनाता है बल्कि पति और पत्नी के बीच तलाक का कारण भी बनता है। ऐसा क्यों गुरुदेव? तब गुरु शिष्य से कहते हैं कि इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है और ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इसे लागू करने में अधिकतर लोग असफल भी होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझने के लिए तुम्हें मेरी एक छोटी सी कहानी को समझना पड़ेगा। इसके पश्चात तुम्हारे मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं रहेगा। एक नगर में एक 40 वर्ष का नौजवान होता है जिसके पास एक बहुत बड़ा उद्योग होता है। वह उद्योग उसके ससुराल से अपने ससुर द्वारा मिला होता है। उस उद्योग की देखरेख वही करता था और उसमें हो रहे किसी भी तरह के फायदे और नुकसान से वही प्रभावित होता था, अर्थात उसका मालिकाना उसी के हाथ में था। प्रेमचंद की 2 पत्नियां थीं जो बहुत ही गुणवान और सुंदर थीं। प्रेमचंद शादी से पहले एक साधारण व्यक्ति था जो बौद्धिक और शारीरिक रूप से बहुत ही सुंदर था, जो सेठ ध्यानचंद्र के यहाँ काम करता था। प्रेमचंद की ईमानदारी से सेठ ध्यानचंद्र प्रभावित हो चुका था। वह देखने में भी खूबसूरत था, इसलिए उसे दामाद बनाने का निश्चय किया और शीघ्र ही प्रेमचंद से इस स्तर पर बात करके अपनी एक लड़की की उससे शादी कर दी। प्रेमचंद शादी के पश्चात सेठ के घर पर ही रहने लगा और उसी समय प्रेमचंद को सेठ की छोटी लड़की भी दिल से चाहने लगी और दोनों बहनों ने एक साथ प्रेमचंद के पास रहने का निश्चय किया। जब सेठ को इस बात की भनक मिली तो अपनी दूसरी लड़की की शादी भी प्रेमचंद से कर दिया और इस तरह से दोनों बहनें एक साथ रहने लगी। प्रेमचंद अपनी पहली पत्नी को बहुत ही चाहता था। वह बहुत ही उसे प्रेम करता था। उसका पहली पत्नी के प्रेम व्यक्तिगत था। दूसरी पत्नी को लगता था कि प्रेम दोनों को बराबर मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वह कुछ कह नहीं पाती थी। कुछ दिन गुजरने के पश्चात प्रेमचंद का ध्यान दूसरी पत्नी की तरफ चला गया और वह पहली पत्नी की अपेक्षा दूसरी पत्नी को ज्यादा प्रेम करने लगा और इस तरह से पहली पत्नी की तरफ से उसका ध्यान हट गया। इस तरह से उसका पूरा ध्यान दूसरी पत्नी की तरफ हो गया, अर्थात वह दूसरी पत्नी से बेहद प्रेम करने लगा और इस तरह से वह दूसरी पत्नी के प्रति व्यक्तिगत हो गया। कभी कभी पहली पत्नी को यह गलत लगता था, लेकिन उसकी पहली पत्नी उम्र में बड़ी थी, समझ थी उसके पास। वो अपनी छोटी बहन के प्रति दयालु थी। वो अपने छोटी बहन का बड़ा ही ख्याल करती थी। प्रेमचंद के पास अब पहली पत्नी के लिए कुछ समय ही नहीं रहा। वह बिल्कुल समय नहीं दे पाता था। वो अपना अधिकतर समय उद्योग में देता था और इसके पश्चात उसके पास जो भी समय मिलता था वह पूरा समय उस दूसरी पत्नी के साथ देता था। प्रेमचंद और उसकी दोनों पत्नियों को रहने के लिए सेठ ध्यानचंद्र ने एक बहुत बड़ी हवेली दी थी जो एक उपहार के रूप में भेंट किया था। प्रेमचंद की पहली पत्नी का दुख अब ज्यादा दिन तक दबा नहीं और शीघ्र ही सेठ को पता चल गया। सेठ ने उसे एक बार चेतावनी दी
कि तुमने अपनी मर्जी से ही मेरी दोनों लड़कियों से शादी की थी। अब तुम्हारी दोनों पत्नियां बराबर प्रेम का अधिकारी हैं, उनमें फिर भेदभाव कैसा? समय के साथ साथ प्रेमचंद में बदलाव हो चुका था। अब वह पहले जैसे साधारण व्यक्ति नहीं रहा, इसलिए अब किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले की अपेक्षा अंदाज बदल चुके थे। प्रेमचंद ने ध्यानचंद से कहा कि यह मेरा मामला है, मेरी दो पत्नियां हैं, तो मैं किससे ज़्यादा प्रेम करता हूं और किससे कम, किसको ज़्यादा मानता हूं और किसको कम, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। मेरे इस फैसले पर किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। सेठ ध्यानचंद्र बहुत ही रॉयल आदमी था, जिसके पास चार चार उद्योग थे, और प्रेमचंद को रॉयल समझकर ही उसे अपना दामाद बनाया। लेकिन प्रेमचंद का अहंकार भरा यह जवाब उसे पसंद नहीं आया। उसने शीघ्र ही जो हवेली प्रेमचंद को दिया था और जो उद्योग प्रेमचंद को सौंपा था उसने वापस ले लिया। अब प्रेमचंद अपने पुराने टूटे फूटे हुए घर में जाकर रहने लगा। जिन पत्नियों को हवेली में रहना चाहिए था, अब उस टूटे फूटे हुए घर में रहने की आदी बन गई। प्रेमचंद के पास अब कोई काम नहीं था। वह मानसिक रूप से बहुत ही परेशान था, क्योंकि अब वह अकेले नहीं था, उस पर दो पत्नियों का भार था। जिस पत्नी के लिए उसके पास समय नहीं रहा, वही पत्नी उसको ज़्यादा संतावना देती थी। वो अपने पति से यही कह रही थी कि समय है, टल जाएगा। समय एक समान कभी नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि रात के बाद दिन ना हो, लेकिन उसके लिए समझ होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए। इस तरह से कुछ समय बीता और प्रेमचंद को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसे समझ में आया कि जो उसने अपने पत्नियों के साथ किया वह ठीक नहीं था, और उसने जल्दीबाजी में जो ध्यानचंद को जवाब दिया वह उचित नहीं था। उसकी दूसरी पत्नी को भी एहसास होने लगा कि जो हमारे पति किए हैं वो ठीक नहीं है। हमें भी इस बात को समझनी चाहिए थी। आखिर वो अभी तो हमारी बहन है। हम लोग आपस में कितना प्रेम करते हैं, फिर हम दोनों बहनों को अपने पति से प्रेम पाने का बराबर ही अधिकार होना चाहिए। अब प्रेमचंद और उसकी दोनों पत्नियां एक दिन सेठ ध्यानचंद के पास गईं। बहुत दिनों बाद अपनी दोनों पत्नियों को एक साथ देख करके सेठ ध्यानचंद के मन में बड़ा खुशी हुई, लेकिन प्रेमचंद को देख करके वह उदास हो गया। सेठ ध्यानचंद की दोनों लड़कियों ने कहा, पिताजी, इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। आज आपके सामने यह माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। अगर वास्तव में हम दोनों से आप प्रेम करते हैं तो आप इनकी बात को जरूर सुनेंगे। प्रेमचंद सेठ ध्यानचंद का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हे पिताजी, आज मुझे पूरी तरह एहसास हो चुका है कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है। मैं अपने पुराने दिनों को भूल चुका था और धीरे धीरे मेरे अंदर अहंकार आ चुके थे, जिसकी वजह से मेरे अंदर समझ का अभाव हो गया था। मुझे नहीं पता कि मेरी गलती आपकी क्षमा योग्य है कि नहीं। फिर भी इस समय मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि एक बार क्षमा करके मुझे एक नया अवसर देने का प्रयास जरूर करें। सेठ ध्यानचंद प्रेमचंद को उठाकर गले से लगा लेता है। दोनों बहनें खुशी के मारे आपस में गले से लिपट जाती हैं और दोनों बहनें आपस में वादा करती हैं कि इस तरह की गलतियां अपने पति से कभी नहीं होने देगी, क्योंकि अपने पति की गलतियों में हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। सेठ ध्यानचंद्र जो हवेली और उद्योग ले चुका था वह वापस कर दिया। प्रेमचंद और उसकी दोनों पत्नियां अब खुशी खुशी पहले जैसे रहने लगी। तीनों लोग आपस में इतना प्रेम करते थे कि इसकी भनक सेठ तक पहुंचती रहती थी। शिष्य को गुरु की बात आसानी से समझ में आ जाती है। वह समझ जाता है कि नासमझी प्रेम को किस तरह से प्रभावित करता है। जहाँ समझ में प्रेम बहुत बड़ा सुख का कारण बनता है, वही नासमझी में प्रेम दुख का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, यह कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपना ख्याल रखें। आपने इस चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।